पाकिस्तान की बड़ी सिफारती जीत, ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी का मुआहदा तय। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मेज़बानी में 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में फैसला कुन मुज़ाकरात का आगाज। ईरान का डिजिटल मोर्चा और लेगो वीडियोस, मिसाइल से लेकर मीम्स तक अमेरिका को पिछाड़ दिया। हेडलाइंस आपने सुन ली, मैं हूं अंबर शम्सी, ये है द ब्लू न्यूज रूम और आज की बड़ी स्टोरी। याद है डोनाल्ड ट्रंप का वो जेनोसाइडल दावा, ईरान का मसला मिनटों में हल हो जाएगा, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, ये धमकियां और रिजीम चेंज के ख्वाब। लेकिन ट्यूसडे की डेडलाइन सर पर आए तो पता चला कि जंग जीतना उतना आसान नहीं जितना रियलिटी टीवी का कोई एपिसोड शूट करना है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी गई मोहलत खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा 28 मिनट बाकी रह गए थे। हालात ये थे कि इस्लामाबाद में हमारे हुकाम पर उम्मीद थे कि जंगबंदी बस होने वाली है। डेडलाइन से पहले वही हुआ था जो मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में हमेशा होता है, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। इजराइल ने ईरान पर हमला किया और जवाब में ईरान ने सऊदी अरेबिया को निशाना बना दिया। अब पाकिस्तान के लिए कोई आम डिप्लोमेटिक चैलेंज नहीं था, ये एक खतरनाक टाइट रोप वॉक थी। एक तरफ बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया जिसके साथ दिफाई मुआहदा है और दूसरी तरफ पड़ोसी ईरान। फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने सेनेट में खुले अल्फाज में बताया कि इजराइल का ईरान पर हमला वर्ल्ड वॉर 3 को टालने और पाकिस्तान की अमन कायम करने की कोशिशों पर पानी फेर सकता है। मगर असल सख्त जुबान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से आई। उन्होंने मिलिट्री ऑफिशियल से खिताब करते हुए सऊदी अरेबिया पर हमले की शदीद मजम्मत की और कहा कि अमन की कोशिशों को स्पॉइल करने की साजिश है। यह हमला ईरान पर पाकिस्तान का अब तक सबसे बड़ा प्रेशर था, क्योंकि हमारा सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट भी है जो फिलहाल तो इन्वोक नहीं हुआ लेकिन तलवार लटक रही है। फिर आई आधी रात की डिप्लोमेसी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक्स पर ट्रंप से डेडलाइन एक्सटेंड करने की दरखास्त की और ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलने का मशवरा दिया। और फिर पाकिस्तान की घड़ियां जब 3:32 दिखा रही थीं, अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में शाम 6:32 हो रहे थे और ईरान में रात के 2:02 टेम्परेरी सीज फायर का ऐलान। जुमा 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में दोनों फरीकों की मुलाकात होनी है, लेकिन ये आरजी सीज फायर या जंगबंदी है। किसी भी वक्त जैसे पाकिस्तान की 2 हफ्तों की मीडिएशन बताती है, हम वहीं वापस जंग के दहाने पर खड़े हो सकते हैं। सवाल ये है कि झुका कौन? ट्रंप साहब तो मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स कर रहे थे, ना एनरिचमेंट होगी ना मिसाइल्स होंगे, बस हमारी चलेगी। मगर बात यह है कि ट्रंप हैज ब्लिंक्ड फर्स्ट। जो अमेरिका कल तक 15 डिमांड्स डिक्टेट कर रहा था, आज वो ईरान के 10 पॉइंट प्रपोजल पर बात करने को तैयार है। ईरान ने अपनी रेड लाइंस, एनरिचमेंट और रीजनल पोस्चर को प्रोटेक्ट कर लिया है। इजराइल और अमेरिका ने सोचा था कि ईरान टूट जाएगा, प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे और लोग सड़कों पर निकल आएंगे, जैसे नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 11 फरवरी को सिचुएशन रूम में वीडियो चलाकर ट्रंप को दिखाया था। कहा था रजा पहलवी ईरान में इक़्तिदार संभाल सकता है, 2 हफ्तों में मामला खत्म हो जाएगा। मगर रियलिटी चेक ये है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर कंट्रोल रखकर गल्फ ममालिक को टारगेट करके एसिमेट्रिक वॉरफेयर और कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर दिखा दिया है दुनिया को। तो क्या 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली ये मुलाकात वाकई अमन लाएगी या इजराइल कोई नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देगा? और ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का इसमें क्या किरदार है? क्या वो इस्लामाबाद आएंगे? इन्हीं सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर टू ईरान आसिफ दुरानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मैं वक्त देने का। दुरानी साहब, पहले जो अभी इस वक्त इतलात चल रही हैं कि कौन कौन जुमे को पाकिस्तान आएगा, बातचीत होगी, आगे बढ़ेगी, कितनी लाइक्लीहुड है कि जेडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस आएंगे और कितनी लाइक्लीहुड है कि ईरान से या तो प्रेसिडेंट या स्पीकर आएंगे? देखिए, इस वक्त तो यही है, गालिब इम्कान जेडी वैंस का है और गालिब आपका है। ईरानी प्रेसिडेंट का मुझे नहीं लगता, वो अगर आएंगे तो शायद बायलैटरल विजिट पे आए, मेरे ख्याल में इस मकसद के लिए प्रेसिडेंट, क्योंकि वो उनका इक्विवेलेंट नहीं है जेडी वैंस, और उनका इक्विवेलेंट अगर होगा स्टेटस वाइज तो फिर स्पीकर ऑफ द मजलिस जो पार्लियामेंट है वो उनकी इक्विवेलेंस होगी, या फॉर दैट मैटर ईरानी गवर्नमेंट की जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ हो। लेकिन वो उनकी वाइस प्रेसिडेंट वो पॉलिटिकल नहीं होते, वो इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं, लीगल अफेयर्स होते हैं, इस तरह।
वाई JD वैंस? क्योंकि इससे पहले जो नेगोशिएशंस चल रही थी ईरान के साथ वो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ चल रही थी, और ज़ाहिर है वो नेगोशिएशंस जब उसके बाद हमने ये भी देखा कि ईरान और अमेरिका ने हमला भी कर दिया. सो आर दे आउट ऑफ द नेगोशिएशंस? JD वैंस इससे पहले क्या पसे पर्दा बात करते रहे हैं ईरान से, पाकिस्तान से, फील्ड मार्शल से? क्या इतलात है? मेरे ख्याल में वो जो उनके पहले नेगोशिएटर्स थे, विटकॉफ और जेरार्ड कुशनर, उनको जॉर्ज हरिस साहब ने अपने आर्टिकल में कहा है दे आर इलिटरेट एज फार एज इश्यूज, स्पेशली इश्यूज आर कंसर्न. तो वो मेरे ख्याल में एक तरह से उन्होंने ईरान साइड ने पहले ही नो कॉन्फिडेंस एज एन इंटरलोक्यूटर. ये अब अमेरिका ने डिसाइड किया है कि जेडी वांस को, आई थिंक अमेरिका ने इस लेवल को खासा बढ़ा दिया है, तो इससे लगता है कि उसकी जो अहमियत है वो भी बढ़ जाएगी. और यहाँ से फिर ईरान की तरफ से गालिब इस वक्त जो है ईरानियन हायरार्की में सबसे सीनियर मोस्ट है. इवन वो प्रेसिडेंट पज़ेशकियान से भी सीनियर है. अगर आप हायरार्की और जो उनका मिक्स था, पॉलिटिकल मिक्स, उसमें क्योंकि प्रेसिडेंट पज़ेशकियान तो नए आए, बिल्कुल नए, और उनका जो क्लेम टू फेम जो है वो ओवरऑल पॉलिटिक्स नहीं था. ही हैज बीन अ हार्ट स्पेशलिस्ट. लेकिन अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स की भी बात करें दोनों ममालिक के अंदर, अमेरिका में बहुत सारे हॉक्स है जो पीट हेग्सेथ रिप्रेजेंट भी करते हैं, लिंजी ग्रेहम भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो चाहते थे कि ईरान पर ज़्यादा सख्ती की जाए, जबकि JD वैंस हमने देखा कि इस दौरान एंटी वॉर समझे जाते हैं. तो डज दैट मैटर एज वेल इनकी इंटरनल अमरीकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर? This is President's call. So President Trump, he's calling the shots of the system. ईरान के अंदर बहरहाल एक कलेक्टिव लीडरशिप है, वो कलेक्टिव डिसीजन होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन जो है वो सुप्रीम लीडर है उसका होता है, और बाकी सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके माथे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो या प्रेसिडेंट ऑफिस हो या पार्लियामेंट. तो आप नहीं समझते ईरान में भी कोई हॉक्स होंगे जो नहीं चाहेंगे कि ये मामलात आगे बढ़ें? अब अगर ये इस वक्त पॉज आया है 2 हफ्ते के लिए, तो ये हॉक्स की कामयाबी तो नहीं होगी, ना इधर होगी ना उधर होगी. और इसमें जाहिर है इसमें पाकिस्तान का रोल था, और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के भी जो तजावीज़ है उनको ऑनर किया है दोनों साइड. ये वो हॉक्स वाली बात पीछे रह जाती. तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि इस वक्त 2 साइड्स आपको नज़र आ रही हैं, एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिका की फतह है, डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे नहीं हटे थे, 40 दिन गुजर गए थे. दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त फ्रेमवर्क है टॉक्स का, जो 10 नुकात ईरान ने पेश किए हैं, उसकी बुनियाद ये टॉक्स है, इसलिए ये ईरान की फतह है. आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में ये पीस की फतह है, इसको हमें इस तरह से देखना चाहिए. अमेरिका की क्या फतह होगी, वो अगर हम क्लासिकल सेंस में लेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सरेंडर हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं. दूसरा ये है कि ईरान बिल्कुल साबित करनी से जमा रहा. अमेरिकन जो है वो अपने आदाब मिलिटरीली उन्होंने ईरान को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ईरान ने भी उनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया, चाहे क्या अमरीकी हो या क्या इसराइली हो. बल्कि उसके साथ ही साथ जो कोलैटरल डैमेज अगर आप हैं तो वो गल्फ स्टेट्स का भी हुआ, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन बेसिस थे. तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी विनर नहीं है. स्पॉयलर्स क्या हो सकते हैं इस दौरान? 2 हफ्ते की आर्जी जंग बंदी है. पहले ईरान तो खैर ज़ाहिर है परमानेंट चाह रहा था और बहुत सारे डिमांड अगर उन पर बात करें, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि दोनों में कुछ मुताबिकत या कुछ इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है. स्पॉयलर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, स्पॉयलर इसमें इजराइल ही हो सकता है, इजराइल अगर करे, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका पे ये डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर अमेरिका की इजाज़त के बगैर इजराइल नहीं लगता कि वो करेगा. लेकिन इसके साथ ही ये भी है कि अमेरिका ने की मर्जी ही थी जो इजराइल ने यहाँ हमला किया
40 दिन पहले। तो ये डिपेंड करता है कि कितने गुड फेथ में होता है और उसके, लेकिन कम अज कम जो 2 हफ्ते हैं इसमें वाज़ेह हो जाए कि मुज़ाकरात किस लेवल पे और कहाँ जा रहे हैं, सिमत क्या है। अगर वो पॉजिटिव सिमत में, मतलब सिमत में जा रहे हैं तो यकीनन उससे स्पॉयलर्स को डिस्करेजमेंट होगी, लेकिन अगर वो नेगेटिव सिमत में जाएंगे तो डेफिनेटली उससे पीस की ड्यूरेबिलिटी जो है वो शक में पड़ जाएगी। गल्फ कंट्रीज, जिसमें ख़ास तौर पे कहूँगी कि मैं यूएई तो नहीं चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो टोल है वो ईरान के पास जाए। कुड दैट आल्सो बी अ स्पॉइलर? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये इतना बड़ा, उसमें असल इशू था उसके ब्लॉकेज का। वो अगर उस पे वो पाबंद हो जाते हैं ममालिक, तो हाल में ये तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो उनका बिजनेस हो जाएगा। ये ममालिक भी उसका एतराज कर नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको जोग्राफिकल एडवांटेज नहीं होगा जो ओमान और ईरान को। पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत, पाकिस्तान का जो किरदार रहा है और आगे चल के पाकिस्तान को कैसे फ़ायदा मिलेगा इस तमाम प्रोसेस में हिस्सा लेने का, अगर उस पर बात कर सकते हैं। हाँ, वो फारसी का एक शेर, वो मिसाल है कि मुश्क अनस की खुशबोयत न के अत्तार बिगोयत, यानी मुश्क जो खुशबू है वो है कि जो अपना तारुफ खुद ही कराती है। उसके लिए जो अतर बेचने वाला है उसको ये नहीं कहना पड़ता है कि ये मुश्क है। तो पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया वो सारी दुनिया ने देख लिया। तो उसमें हमारे इंडियन फ्रेंड्स जो हैं वो क्या राय रखते हैं, वो फिर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि उसकी वो अहमियत नहीं रहती, बल्कि दे हैव बीन कटिंग ए सॉरी फिगर। और मुझे अफसोस है कि उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने भी बड़े अनचैरिटेबल रिमार्क्स किए थे। उसके तो खुद इंडिया के अंदर भी बड़ी लेदे हो रही थी, इंडिया के अंदर ये भी लेदे हो रही कि इंडिया जो है वो कहीं पे भी नहीं था इस पूरे एपिसोड में। और ये भी अब सवाल हो रहा था कि मोदी साहब जो है वो जंग से 2 पहले जो है वो इजराइल पहुंचे हुए थे और बड़ी गर्मजोशी का मुजाहरा कर रहे थे। और फिर आपने ये भी देख लिया कि ईरान के रहबर आयतुल्लाह खमीनी की शहादत, वो इन्होंने इंडियन लीडरशिप की तरफ से उसमें कोई अफसोस नहीं किया। तो ये एक वाज़ेह इंडिया का एक टिल्ट था इजराइल की तरफ, जिसने इनफैक्ट इंडिया को अगर वो रोल प्ले करना भी चाहता तो नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ईरान का कॉन्फिडेंस खो चुके थे। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि पूरे रीजन में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस था ईरान का भी और अमेरिका का भी। आप ये देख लीजिए बाकी खत्े में किसका ईरान को अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान था जिसमें उनका था। और फिर पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस खाली अमेरिका और इसका नहीं है ईरान का, पाकिस्तान को चाइना का भी कॉन्फिडेंस हासिल है और रशिया का भी हासिल और गल्फ ममालिक का भी हासिल। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान की एक यूनिक पोजीशन थी, जो कि जिसके नताइज भी आपके सामने आए। और इस यूनिक पोजीशन का पाकिस्तान ने एक बहुत मुस्बत किरदार अदा भी किया। ये भी देखने की बात है कि आखिरी मिनट तक, अगर हम रात की बात करें, जब ख़तरा था कि जंग बढ़ जाएगी, बमबारी होगी, जो ट्रंप ने थ्रेट किया था, धमकी दी थी कि हम उनकी पूरे सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर देंगे, तब तक भी पाकिस्तान और अपने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बहुत मसरूफ़ रहा ताकि ये मामलात सेटल हो जाएं, जो दुनिया के लिए बेहतर है। नहीं, पाकिस्तान ट्राइड फॉर इट। आई मीन पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर था, हम ईरान के डायरेक्ट नेबर। उसके बाद ये है कि हमारा कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन हम मुतासिर हुए हैं ऑयल प्राइसेस से। लेकिन अब मुल्क के अंदर ऑयल के प्राइसेस की वजह से कहाँ चलेंगे और ये और बढ़ेंगे, हमारे लिए जो है और इन्फ्लेशनरी ये हो जाएगा। हमारी इक़्तिसाद ऑलरेडी जो है कमजोर है, मुश्किलात का शिकार, ये हमारे लिए मुश्किलात है। तो हम जो है एक स्टेक होल्डर है इसके अंदर, और हमने चूंकि हम पे एतमाद था ईरान का भी और अमेरिका का भी,
تو لہٰذا ہم آگے بڑھے اور ہم نے اپنا رول، پاکستان نے اپنا رول پلے کیا. ٹھیک ہے، کیا ہم یہ قبل از وقت ہوگا کہنے کا کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 2026 میں جب ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوئی تو جو معاہدہ طے پایا وہ اسلام آباد میں ہوا، اسلام آباد اکارڈز پر دستخط ہوئے یا اسلام آباد میٹنگ ہوئی؟ Well, it goes without saying, yeah. اس کو جب معاہدہ جہاں بھی طے ہو وہ شہر کا نام تو آئے گا، تو اسلام آباد کا نام نہ آنا جو ہے وہ عجیب ہوگا، کیونکہ آئے گا اور ہر جگہ آتا ہے، یہ کوئی نئی بات ہے تو نہیں. جہاں جہاں معاہدہ ہوتا ہے وہ جہاں جس شہر کو ہوتا ہے تو وہی کہلاتا ہے. اسلام آباد اکارڈ یقیناً ہوگا. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا آصف درانی صاحب. درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ ایران کی جیت ہوئی ہے نہ امریکہ کی جیت ہوئی ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ پاکستان اور امن کی جیت ضرور ہوئی ہے. اور اب چلتے ہیں واٹس ٹرینڈنگ سیگمنٹ کی طرف. آج تہران کی سڑکوں پر جشن کا ماحول ہے، اور کیوں نہ ہو. یہ وہ ملک ہے جس نے ایک طرف تو اپنے میزائل سے امریکہ کی نیندیں اڑا دی ہیں، تو دوسری طرف ڈیجیٹل میدان میں ٹرمپ کی ایسی میمز فائر کی ہیں کہ پوری دنیا حیران ہے. انہوں نے دکھایا کہ اصلی سپر پاور صرف وہ نہیں جس کے پاس ایٹم بم ہو، بلکہ وہ ہے جس کا سینڈ بٹن زیادہ پاورفل ہو. ڈیجیٹل وارفیئر میں ایران نے وہ پتہ کھیلا ہے جس نے بڑے بڑے ڈیفنس اینالسٹ کو ہلا کر رکھ دیا. ہم بات کر رہے ہیں میمز کی. اس جنگ میں میزائلز اور بمز کی گھن گرج کے ساتھ جو چیز سب سے زیادہ مرکز نگاہ رہی وہ ہے ایران کی اے آئی جنریٹڈ لیگو ویڈیوز. جی ہاں، اب جنگ کے میدان میں ٹینکس کے ساتھ ساتھ لیگو بلاکس بھی فائر ہو رہے تھے. تسنیم نیوز نے ایک ایسی ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں لیگو ٹرمپ اور لیگو نیتن یاہو کو دکھایا گیا ہے. ایرانین کریٹرز نے ٹرمپ کو ایسے مزاحیہ خاکے میں بدل دیا جو کبھی بنکر میں چھپ رہا ہے تو کبھی مزاحیہ انداز میں گھبرا رہا ہے. ان ویڈیوز کا ٹائٹل بھی کسی ایکشن مووی جیسا ہوتا ہے، ٹرمپس وار کرائمز، اسٹون ایج تھریٹس. یہ صرف مذاق نہیں ہے، انہوں نے اتنی صفائی سے ٹوائے تھیمڈ اینیمیشن استعمال کی ہے کہ یہ سوشل میڈیا فلٹرز کو بائی پاس کر جاتی ہے اور سیدھا جین زی کی اسکرینز تک پہنچتی ہے. جب کوئی 18 سال کا لڑکا یہ دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ کوئی کامیڈی شو ہے، لیکن ذہن میں وہی نیریٹو وکٹری بیٹھ جاتا ہے جو ایران بیچنا چاہتا ہے. اکثر لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے. تو آپ کے لیے عرض ہے کہ IRGC یعنی کہ ایرانین ریولوشنری گارڈ کو صرف فوجی نہ سمجھیں. IRGC نے 1980 سے ہی فلم اسٹوڈیوز، یونیورسٹی پروگرامز اور کلچرل سینٹرز کا ایک ایسا جال بچھایا ہے کہ اب ان کے پاس 50 سے زیادہ پروڈکشن ہاؤسز ہیں. ان کا اپنا نیٹ فلکس ہے اور انہوں نے پوری فلم انڈسٹری پر قبضہ کر لیا ہے. ان کے میڈیا کنگلومریٹس کے اتنے اسپن آفس اور سبسیڈریز ہیں کہ ان کے فنگر پرنٹس لوگ ڈھونڈتے رہ گئے. آج ہمارے سامنے IRGC کی وہ نئی جنریشن ہے جو پرانے لیڈرز کے جانے کے بعد سامنے آئی ہے. یہ لڑکے جوان ہیں، ٹیک سیوی ہیں اور انہیں امریکہ سے ڈر بالکل بھی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جو سیدھا اوہایو کے اس لڑکی تک پہنچتی ہے جو ایپسٹین فائلز پر غصہ کرتی ہے، یا دنیا کے اس شہری تک جو مغرب کی پرپورشنالٹی کے درس سن سن کر تھک چکا ہے. اب دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پینٹاگون کے لیکچر سنیں یا ایران کے ان لیگو میزائلز کا مزہ لیں. آج کے دور میں تو اصلی سپر پاور وہی ہے جس کا کنٹینٹ زیادہ شیئر ہو. ڈیجیٹل مورچے پر بھی ایران کی جیت کے اس نئے دور پر اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور دیجیے گا. اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.